जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर अकेला व्ययश कितने अलग अलग प्रकार के राजयोग बना सकता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्यय भाव के बारे में। आइए देखते हैं। जन्म कुंडली के इस भाव को हम व्यय भाव कहते हैं और इसे 12वां भाव भी कहते हैं। इसकी गिनती की शुरुआत यहां से होती है। इसे हम लग्न भाव भी कहते हैं, पहला भाव भी कहते हैं। पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। क्यों? क्योंकि इसकी गिनती मोक्ष त्रिकोण में की जाती है। मोक्ष त्रिकोण के अंदर टोटल 3 भाव आते हैं, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। ये तीनों भाव को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं, सद्गति प्राप्त होगी या नहीं, उत्तम लोक प्राप्त होगा या नहीं। ये सारी बातें ये 3 भाव को देखकर पता चलता है। व्यय भाव से और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती है, जैसे कि व्यक्ति को विदेशागमन के योग बनेंगे या नहीं, व्यक्ति को कायदा कानून कोर्ट कचहरी ये सब चीजों से कष्ट होगा या नहीं, व्यक्ति को किस प्रकार की दवाइयां खाने से लाभ होगा, यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयां, हेलोपैथिक, कौन सी दवाइयां खाने से उसे लाभ होगा, व्यक्ति के सर पे कर्जा होगा या नहीं। 12वें भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को जेल यात्रा के योग बनेंगे या नहीं, हॉस्पिटल का बंधन होगा या नहीं, गुप्त शत्रु कितने होंगे, एकांतवास उसका कब आएगा, और अपने शरीर के अंदर अपना जो पांव होता है, पांव का पंजा, वो भी यहां से देखा जाता है। अपनी लेफ्ट आंख, शयन खंड और शयन सुख, ये सभी चीजें 12वें भाव से देखा जाता है। अभी हम लोग आएंगे कि देखेंगे कि 12वें भाव से कौन कौन से पंच महापुरुष राजयोग निर्माण होते हैं। पंचमेश कौन कौन सा पंच महापुरुष राजयोग निर्माण करता है वो जानेंगे। जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, अगर उसका स्वामी स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र में बैठा हो तो पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। जैसे कि व्ययश बनकर मंगल स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। व्ययश बनकर बुध स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो भद्र योग नाम का राजयोग बनता है। व्ययश बनकर गुरु स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। व्ययश बनकर शुक्र स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। व्ययश बनकर शनि स्वगृही या उच्चका होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। अगर किसी की कुंडली में अगर व्ययश इस प्रकार का कोई भी पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो समझ जाना वो व्यक्ति का जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्योदय होगा। अभी हम लोग जानेंगे कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है, कितने प्रकार के विपरीत राजयोग बना सकता है व्ययश, वो हम जानेंगे। अगर 12वें स्थान का मालिक अगर 6वें भाव में बैठा हो तो वहां पे हर्ष विपरीत राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, अगर व्ययश 8वें भाव में बैठा हो तो सरल विपरीत राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों को गुढ़ शास्त्रों के प्रति रुझान होता है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे गुढ़ शास्त्र सीखना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इन लोगों को खानदानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में ही बैठा हो तो वहां पे विमल विपरीत राजयोग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाके बहुत सारा धन कमाते हैं और अच्छे कामों के अंदर अपना धन खर्च करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे और एक खराब योग है कि जो खराब होने के बावजूद भी अच्छा फल देता है, तो वो क्या है सुनिए।
अगर कुंडली के अंदर व्ययश नीच का हो तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर उसके साथ कोई उच्च का ग्रह बैठ जाता है तो वहां पे बनता है नीच भंग राजयोग। तो व्ययश अगर कुंडली के अंदर नीच का होकर बैठा हो, लेकिन उसके साथ कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो, तो वहां पे नीच भंग राजयोग होता है। और उसका फल कब मिलता है? तो जब भी व्ययश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब वो राजयोग का फल देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो विपरीत राजयोग मैंने कहा, हर्ष विपरीत राजयोग, उसके बाद सरल विपरीत राजयोग, विमल विपरीत राजयोग, अगर ये भी किसी की कुंडली में बनता हो तो उसका फल तब मिलेगा जब व्ययश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है, तब उसका फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर कुंडली के अंदर लग्नेश और व्ययश एक ही हो तो उस व्ययश की शुभता में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर वो व्ययश कुंडली का कारक ग्रह भी बन जाता है, योग कारक ग्रह भी बन जाता है, राजयोग कारक ग्रह भी बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुंभ लग्न की कुंडली है और व्ययश कौन हुआ? शनि हुआ। यही व्ययश शनि लग्नेश भी तो है, तो जो भी ग्रह लग्नेश होता है वो कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है और कुंडली के अंदर कई प्रकार के शुभ राजयोग निर्माण करता है। इसीलिए अगर जो लग्नेश और व्ययश एक हो तो उस व्ययश की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अगर कुंडली के अंदर मान लो पंचमेश और व्ययश एक ही हो तो भी उस व्ययश की शुभता में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि धनु लग्न की कुंडली हो तो धनु लग्न की कुंडली के अंदर जो पंचमेश और व्ययश होता है एक ही होता है और वो होता है मंगल ग्रह। तो अगर ये व्ययश अगर जो खुद उसी राशि में बैठा हो तो भी अच्छा फल देगा, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो भी अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि जो व्ययश है वही पंचमेश है, तो वो मंगल धनु लग्न के अंदर राजयोग जैसा फल देता है। ठीक उसी प्रकार और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर भाग्येश और व्ययश अगर ये दोनों एक ही हो तो भी व्ययश की शुभता में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए भाग्येश और व्ययश दोनों गुरु बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्ययश गुरु है वो भाग्येश के जैसा फल देगा, क्योंकि वो व्ययश होने के बावजूद भाग्येश भी है। तो कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है, तो व्ययश की शुभता में वृद्धि हो जाती है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर मान लो व्ययश ग्रह अगर नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी व्ययश राजयोग जैसा फल देगा। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ कुंडली बनाई है, लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली। यहाँ देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर व्यय भाव में कौन है? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। अभी यही तुला राशि का शुक्र नवमांश में भी है तुला राशि का, तो इसे हम कहेंगे राशि वर्गोत्तमी। ठीक उसी प्रकार व्यय शुक्र चौथे भाव में बैठा है और अगर जो नवमांश कुंडली में भी चौथे भाव में बैठा हो तो हम कहेंगे भाव वर्गोत्तमी बन रहा है। तो नियम ये कहता है कि जन्म कुंडली का व्ययश अगर नवमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी बनता हो तो भी वो व्ययश बहुत बहुत अच्छा फल देता है। जब भी व्ययश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंडली के अंदर जो व्ययश होता है, व्ययश की एक खासियत बता दूं, व्ययश जो भी भाव में बैठा है वो भाव की शुभता में वृद्धि कर देता है। ये बहुत बड़ा नियम है। पराशर पद्धति के अंदर ये कहा गया है कि व्ययश जो भी भाव के अंदर बैठ जाता है उस भाव की शुभता में वृद्धि कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, व्ययश लग्न में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्योदय,
धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनता है और अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। व्ययेश अगर ग्रह चौथे भाव में बैठा हो, आपकी कुंडली में व्ययेश कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली के अंदर व्ययेश सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि कोई भी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर व्ययेश सुख स्थान में बैठा हो तो समझ जाना ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत से अच्छा सा घर बनाएंगे, अच्छी सी गाड़ी खरीदेंगे, उनके पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा होगा, माता का सुख भी बहुत अच्छा होगा और वो दिल के बहुत ही दयालु, उदार, सेवा भावी होंगे। अगर व्ययेश सप्तम भाव में बैठा हो तो समझ जाना विवाह के बाद वो व्यक्ति कहीं विदेश जाएगा और विदेश जाके वहां पे स्थायी जीवन व्यतीत कर सकता है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि उसे बाहर की पत्नी मिल सकती है, बाहर का, विदेश का पति मिल सकता है, यानी कोई विदेश के से आया हुआ व्यक्ति से उसका विवाह हो सकता है। व्ययेश अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं और अपने भाग्य के बल पे धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं और अच्छे कामों में धन खर्च करते हैं। समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जस, कीर्ति प्राप्त करते हैं। व्ययेश अगर दसम भाव में हो तो वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करे तो भी लाभ होता है। वो लोग अपने धंधे को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं और अपने धंधे के अंदर ही पूरी जिंदगी खपा देते हैं, यानी कि वो करियर ओरिएंटेड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं और एक अच्छे बिजनेसमैन बनकर बहुत धन कमाते हैं। देश विदेश के अंदर भी अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, ऐसा देखा गया है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अकेला व्ययेश कितने अलग अलग प्रकार के राजयोग बनाता है और ये सारी बातों का फल कब देखने को मिलता है, जब व्ययेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।